जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान किसी भयानक सुनामी में फंस जाता है। लहरें उसका घर, उसका परिवार, मतलब उसकी सारी जमा पूंजी बहा ले जाती हैं। अरे बाप रे। हाँ, और किसी तरह वो अपनी जान बचाकर किनारे पर आता है। वो बहुत हाँप रहा है, डरा हुआ है, और तभी कोई इसके पास आता है और उसके हाथ में तैरना कैसे सीखे नाम की एक आदर्श किताब थमा देता है। अच्छा। हाँ, और कहता है कि जाओ उसी समुद्र की लहरों के बीच फिर से अपना नया घर बनाओ। तो मतलब क्या कोई भी सामान्य इंसान ऐसा करेगा? जाहिर है वो पलटकर भागेगा वहां से। बिल्कुल भागेगा, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में कोई इंजीनियरिंग या तैराकी के नियम काम नहीं करेंगे, बल्कि पानी में डूबने का वो जो खौफनाक दर्द है ना, वो हावी होगा। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक और डरावनी तस्वीर है। और सच कहूं तो जब इंसान किसी गहरे मानसिक या भावनात्मक आघात से या कहें ट्रॉमा से गुजरता है, तो उसके फैसले किसी तर्क से नहीं होते। हाँ, वो फैसले उसी पुराने खौफ से तय होते हैं। मतलब वो इंसान हर लहर को सुनामी मान बैठने की गलती करने लगता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम जिस अनसुलझे मुद्दे को डिकोड करने वाले हैं, उसका केंद्र यही खौफ है। हम एक तरफ रिश्तों को सफल बनाने वाले कुछ बहुत ही किताबी और आदर्श उसूलों को परखेंगे, और दूसरी तरफ असल जिंदगी की एक ऐसी दर्दनाक कहानी की तह तक जाएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब किसी का भरोसा बुरी तरह टूट जाए, खासकर एक झूठे कानूनी मुकदमे के बाद, तो क्या वो दोबारा किसी पर भरोसा कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब हमारा मिशन आज ये समझना है कि भावनाओं और एक कड़वे डर के बीच क्या कोई ऐसा व्यवहारिक सिस्टम, कोई प्रैक्टिकल रास्ता बनाया जा सकता है जो सुरक्षा भी दे और प्यार भी। इस केस स्टडी को गहराई से देखने पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति के दर्द की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज के दौर में जो टूटते हुए भरोसे हैं, झूठे मुकदमों का जो डर है, और फिर एक साथी की तलाश, इन सब के बीच फंसी पूरी पीढ़ी का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, ये तो है। और ये हमें एक ब्लूप्रिंट बनाने का मौका देता है कि कैसे कोई इंसान अपने अतीत की राख से उठकर बिना अंधा भरोसा किए फिर से एक स्वस्थ रिश्ते की नींव रख सकता है। तो आइए सबसे पहले इस विरोधाभास को समझते हैं। हमारे पास जो डेटा है उसमें खुशहाल वैवाहिक जीवन के कुछ बड़े ही सुनहरे 10 तत्व बताए गए हैं। जैसे कि एक दूसरे का सम्मान, जो कभी कम नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर और शांत बातचीत, वो भी बिना किसी चीख पुकार या ड्रामे के, भरोसा, भावनात्मक सुरक्षा, समान जिम्मेदारी। हाँ, ये सब सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मतलब विवादों को समझदारी से सुलझाना, ये सब सुनने में किसी परियों की कहानी जैसे लगते हैं ना। सच में ये नियम कागजों पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें रियलिस्टिक उम्मीदें रखना और परिवार या दोस्तों का दखल ना होने देना भी शामिल है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सारे नियम ये मानकर चलते हैं कि रिश्ते में शामिल दोनों इंसान भावनात्मक रूप से एकदम स्वस्थ हैं, जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल। और ये भी मानकर चलते हैं कि उनके पास एक मजबूत पारिवारिक नींव है। और यहीं पर हम अपनी असल जिंदगी की उस कहानी से टकराते हैं जहां ये सारे किताबी नियम ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जिस व्यक्ति की केस स्टडी आज हमारे सामने है, उनकी 2009 में एक अरेंज मैरिज हुई थी, उनकी बड़ी मामी के भाई के दोस्त की बेटी से। लेकिन उस इंसान की जीवन की नींव बचपन से ही बहुत कमजोर थी। उसके पिता हमेशा अपनी दुकान में इतने व्यस्त रहते थे कि घर में कभी संवाद या बातचीत का कोई माहौल ही नहीं बन पाया। देखिए, इस संवाद की कमी को थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझना जरूरी है। जब बचपन में कोई बच्चा अपने माता पिता को बात करते, झगड़ते और फिर उस झगड़े को सुलझाते हुए नहीं देखता, हाँ, तो वो सीख ही नहीं पाता। बिल्कुल, वो भावनाओं को व्यक्त करना नहीं सीख पाता। वो इमोशनल रेगुलेशन में कच्चा रह जाता है। इस केस में भी हूबहू यही हुआ। मतलब कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। जब वो व्यक्ति बड़ा हुआ और एक बेहद दबाव वाली प्राइवेट नौकरी के साथ साथ उसे अपनी पत्नी और ससुराल वालों की उम्मीदों का बोझ अकेले उठाना पड़ा, तो वो अंदर से टूट गया। वो संवाद ही नहीं कर पाया। वो पूरी तरह फेल हो गया। हाँ, वो फेल हो गया। ये एक बहुत ही ट्रैजिक स्थिति है। और इसका अंजाम क्या हुआ? अक्टूबर 2014 में उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। अब देखिए, बात सिर्फ छोड़ने तक रहती तो शायद घाव भर जाता, लेकिन उसने एलिमनी मतलब गुजारा भत्ता ऐंठने के लिए एक झूठा केस दर्ज कर दिया।
ये बहुत ही भयानक स्थिति होती है किसी के लिए भी। आप सोचिए, जिस इंसान पर पहले ही इतना दबाव हो, उसे अचानक पुलिस और कोर्ट कचहरी के सामने खड़ा कर दिया जाए। और सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि ऐसे वक्त में जब हर किसी को अपने परिवार की जरूरत होती है, उसके पिता ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। भाई बहनों ने भी पिता को देखकर उससे पूरी तरह दूरी बना ली। ये सामाजिक और पारिवारिक अलगाव इंसान को अंदर तक खोखला कर देता है। आज वो व्यक्ति आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने पैरों पर खड़ा है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि वो अपने परिवार को कोई बहुत बड़ी आर्थिक मदद नहीं दे सकता, इसलिए उसका अपना परिवार उसे नजरअंदाज करता है। वो इस भरी दुनिया में आज की तारीख में पूरी तरह अकेला है। हालांकि इस कहानी में इंसानियत को छू लेने वाला एक पहलू भी है। इस भयानक अकेलेपन के बीच करीब 1 साल पहले उस व्यक्ति ने एक 14 साल के बच्चे को गोद लिया। ये एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ, अब वो उस बच्चे की परवरिश कर रहा है, जिससे उसे थोड़ा भावनात्मक सहारा मिला है। लेकिन इससे एक बात साफ है, उस व्यक्ति के अंदर प्यार देने की क्षमता खत्म नहीं हुई है। सही कहा। वो एक बच्चे पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि बच्चे का प्यार बिना शर्त होता है, उसमें कोई कानूनी दांव पेच नहीं होता। लेकिन एक जीवन साथी की कमी, एक पार्टनर की कमी उसे आज भी अंदर से खा रही है। और यहीं से वो जटिलता शुरू होती है जिस पर हमें आज ध्यान देना है। बच्चे को गोद लेना एक पिता के रूप में उसकी जरूरत पूरी करता है, लेकिन पति या साथी होने का जो खालीपन है वो अपनी जगह पूरी तरह कायम है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब किसी इंसान की जिंदगी में खुद उसके परिवार का ही कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद न हो, उसके पास कोर्ट कचहरी का इतना भयानक आघात हो, तो क्या सिर्फ वे 10 किताबी नियम किसी नए रिश्ते को बचा सकते हैं? मतलब ये तो वही बात हुई ना कि कोई सीधे सुनामी से टकराया हो और हम उसे बता रहे हो कि शांति से बात करना सीखो। आपकी बात 16 आने सच है। जब घर की नींवी जमीन में धस गई हो तो आप दीवारों पर कौन सा पेंट करना है इस पर चर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। इस इंसान के मन में जो विरोधाभास पैदा हुआ है वो बहुत गहरा है। एक तरफ उसे भयानक अकेलेपन से बचना है, उसे एक साथी चाहिए जिसके कंधे पर वो सिर रख सके। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक लकवा मार जाने वाला खौफ बैठ गया है। और वो खौफ ये है कि अगर उसने फिर से कानूनी तौर पे शादी की और उस नई महिला ने भी वही पुराना खेल शुरू कर दिया, झूठे केस लगा दिए, तो उसे कौन बचाएगा? उसके पास तो जमानत दिलाने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल। और इसी डर ने एक बहुत ही अजीब और मैं कहूंगा असंभव सी इच्छा को जन्म दिया है। वो क्या? वो व्यक्ति अब ये चाहता है कि कोई महिला बिल्कुल एक पत्नी की तरह उसका ख्याल रखे, उसके प्रति पूरी तरह वफादार रहे, लेकिन इसमें कानूनी शादी का कोई रिस्क ना हो। मतलब कोई पेपर वर्क ना हो। हाँ, कोई पेपर वर्क ना हो, ताकि उससे कभी भी कोर्ट का सामना ना करना पड़े। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या आधुनिक दुनिया में ऐसा कोई कैजुअल सेटअप सच में काम कर सकता है, जहां पत्नी वाले सारे फायदे हों पर रिस्क जीरो हो? अगर हम मानवीय मनोविज्ञान और रिश्तों के अर्थशास्त्र को देखें तो ये एक पूरी तरह से असंभव और अव्यवहारिक चाहत है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच्चाई ये है कि कमिटमेंट वो कीमत है जो आप वफादारी के लिए चुकाते हैं। अगर रिश्ता कैजुअल है तो आप सामने वाले से जीवन भर रुकने या वफादार रहने की गारंटी कभी नहीं मांग सकते। बिल्कुल सही बात है। और अगर आप गंभीर रिश्ता चाहते हैं तो उसमें कमिटमेंट और उसके साथ जुड़ा रिस्क आपको उठाना ही पड़ता है। बिना कमिटमेंट के पत्नी वाले फायदे चाहना लंबे समय तक कभी काम नहीं करता। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि आप शेयर बाजार से मुनाफा तो 100% चाहते हैं, लेकिन एक भी रुपए का रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। एकदम सही उपमा दी आपने। लेकिन मैं उस व्यक्ति की मनस्थिति को भी पूरी तरह खारिज नहीं कर सकती। इस अकेलेपन के 3 अलग-अलग स्तर हैं जो हमने स्रोतों में देखे। पहला स्तर है भावनात्मक, मतलब दिन भर की थकान के बाद बात करने के लिए कोई नहीं है उसके पास। दूसरा स्तर है सामाजिक, त्योहारों पर या दुख सुख में परिवार का ना होना। हाँ। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्तर है कानूनी डर, मतलब अतीत का वो ट्रॉमा जो उसे हर महिला में खतरा देखने पर मजबूर करता है। और इसी जगह पर एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत पड़ती है। अभी वो व्यक्ति सिर्फ ये सोच रहा है कि अगर फिर से कोई कानूनी प्रॉब्लम हो गई तो मुझे कौन बचाएगा। ये एक विक्टिम यानी पीड़ित वाली मानसिकता है जो उसके डर से पैदा होती है। जी। इससे बदलकर एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समाधान खोजने वाली मानसिकता में आना होगा। मतलब उसे ये सोचना होगा कि अगर प्रॉब्लम हो गई तो मैं उसे खुद कैसे हैंडल करूंगा। बिल्कुल सटीक, यही माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ आपसे। अच्छा, बताइए। देखिए, ये स्टूडियो में बैठकर कहना बहुत आसान है कि अपनी मानसिकता बदलो, लेकिन जो इंसान पहले ही झूठे केस की आग में जल चुका है, जो 2014 से लेकर आज तक हर रोज उस डर को जी रहा है, उसके लिए ये सलाह क्या थोड़ी रूखी और असंवेदनशील नहीं है?
मतलब कोई इंसान रातों रात अपना गहरा खौफ कैसे भुला दे? सिर्फ सोचने का नजरिया बदलने से अदालत के चक्कर तो खत्म नहीं हो जाते ना? ये बहुत ही वाजिब सवाल है आपका, और ये सच है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ट्रॉमा कभी दूर नहीं होता। हाँ। डर हवा में नहीं बना है, वो उसके कड़वे अनुभवों की उपज है। इसीलिए समाधान सिर्फ सोच बदलना नहीं है, बल्कि एक ठोस रिलेशनशिप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। रिलेशनशिप ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, अंधा भरोसा करने के बजाय नए रिश्तों को एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक फिल्टर से गुजारने की जरूरत है। तो ये रणनीतिक फिल्टर असल जिंदगी में काम कैसे करता है? मतलब प्रैक्टिकली ये क्या है? इसका सबसे पहला कदम है अपनी गति को धीमा करना। शादी या कमिटमेंट की जल्दबाजी करने के बजाय 6 से 12 महीने का स्लो मोड अपनाना। अच्छा। सीधे गहरे कमिटमेंट में कूदने के बजाय चीजों को धीरे धीरे परखना। लेकिन क्या सच में समाज या परिवार किसी को 12 महीने तक सिर्फ परखने का समय देते हैं? असल जिंदगी में तो 2-3 मुलाकातों के बाद ही फैसला करने का भारी दबाव आ जाता है यार। ये दबाव ही तो वो पहली चीज है जिससे बचना है। जो इंसान सच में एक मजबूत रिश्ता चाहता है वो समय देने से नहीं कतराएगा। बात तो सही है। इसी परखने की प्रक्रिया में खतरे के संकेत यानी रेड फ्लैग्स और सकारात्मक संकेत यानी ग्रीन फ्लैग्स को पहचानना होता है। तो ये रेड फ्लैग्स कैसे दिखते हैं? अगर सामने वाला जल्दी शादी करने का बहुत ज्यादा दबाव बना रहा है तो वो पहला रेड फ्लैग है। अगर वो हर बात पर विक्टिम कार्ड खेलता है कि दुनिया में सबने उसके साथ ही बुरा किया है, हाँ, या उसकी बातों का पूरा फोकस सिर्फ पैसे और सिक्योरिटी पर है और उसके परिवार का हर छोटी बात में दखल है, तो ये सारे स्पष्ट संकेत हैं कि आपको वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। और ग्रीन फ्लैग्स क्या होंगे फिर? ग्रीन फ्लैग्स वो हैं जहां सामने वाला इंसान किसी असहमति या बहस के दौरान भी अपना आपा नहीं खोता, वो शांत रहता है। जहां वो सिर्फ मैं और मेरा करने के बजाय हम की भावना रखता है। और सबसे जरूरी बात, जो आर्थिक जिम्मेदारियों पर बहुत ही समझदारी और परिपक्वता से खुलकर बात कर सके। देखिए, यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। इस सिस्टम में एक 30 दिनों के बातचीत का ब्लूप्रिंट भी दिया गया है स्रोत में। बिल्कुल। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे किसी कॉर्पोरेट जॉब का प्रोबेशन पीरियड चल रहा हो। हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। मतलब जहां आप सिर्फ किसी का सीवी या बायोडेटा देखकर उसे नौकरी पर नहीं रखते, बल्कि ये देखते हैं कि जब प्रोजेक्ट का दबाव पड़ता है तब वो इंसान असल में कैसा बर्ताव करता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है आपकी, क्योंकि शादी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस 30 दिन के ब्लूप्रिंट को 3 चरणों में बांटा गया है। अच्छा, पहला चरण क्या है? पहला चरण है दिन 1 से 7 तक का। इसमें आपको सिर्फ हल्की फुल्की बातें करनी है, सामने वाले की रूटीन को समझना है, उसके बात करने के लहजे को परखना है। कोई भारी भरकम बातें नहीं? बिल्कुल नहीं। इस दौरान कोई भी गहरे वादे या भविष्य के बड़े सपने डिस्कस नहीं करने हैं। आप बस ये पूछ सकते हैं कि मुझे जिंदगी में शांति बहुत पसंद है, आपके हिसाब से एक आदर्श जिंदगी कैसी होती है? फिर आता है दूसरा चरण, दिन 8 से 15 तक। यहाँ थोड़ी गहराई में उतरा जाता है ना? हाँ, यहाँ आर्थिक जिम्मेदारियों और विवादों को सुलझाने के तरीकों पर सीधे सवाल किए जाते हैं, लेकिन बिना किसी आक्रामकता के। जैसे शादी के बाद के खर्चों और जिम्मेदारियों को आप किस तरह बांटने में विश्वास रखते हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और अंत में आता है सबसे अहम चरण, दिन 16 से 30 तक, जो कि एक प्रेशर टेस्ट है। बिल्कुल। यहीं पर कुछ बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए एक होता है नो टेस्ट, यानी ना बोलने का परीक्षण। अच्छा, ये नो टेस्ट क्या है? मतलब जानबूझकर किसी चीज के लिए मना करना? हाँ बिल्कुल। किसी छोटी सी सामान्य बात पर बहुत ही शांति से ना बोल कर देखिए। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। कैसे? एक मानसिक रूप से अस्वस्थ या कंट्रोल करने वाला इंसान कभी भी ना नहीं सुन सकता। अगर सामने वाला आपके ना का सम्मान करता है और बात को वहीं खत्म कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। लेकिन अगर वो गुस्सा हो जाए, ताने मारने लगे या आप में अपराध बोध पैदा करने लगे कि तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत गंभीर रेड फ्लैग है। बाप रे। और एक और टेस्ट है ना, डिले टेस्ट। हाँ, डिले टेस्ट। मतलब जानबूझकर किसी मैसेज या कॉल का रिप्लाई थोड़ा लेट करना। अगर सामने वाला तुरंत पैनिक करने लगे, शक करने लगे या बहुत ज्यादा अति प्रतिक्रिया दे,
तो ये साफ तौर पर भावनात्मक अस्थिरता और नीडी बिहेवियर की निशानी है। एकदम सही। लेकिन मेरे मन में एक शक है यहाँ पर। बताइए। क्या सच में इन छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक टेस्ट्स और सोशल मीडिया के बैकग्राउंड चेक से हम सामने वाले के असली इरादों को पकड़ सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया पर तो हर इंसान अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा ही दिखाता है ना। 100% तो कोई भी इंसान किसी को नहीं जान सकता, लेकिन ये परीक्षण इंसान के पैटर्न को जरूर उजागर कर देते हैं। अच्छा। जब आप ना बोलते हैं तो आप उस इंसान का वो रूप देखते हैं जो तब सामने आता है जब चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती। और जिंदगी में हमेशा चीजें मर्जी के मुताबिक नहीं होती। ये तो है, यही वो असली रूप है जिसके साथ आपको असल जिंदगी में जीना होता है। चलिए मान लेते हैं कि किसी ने ये 30 दिन का ब्लूप्रिंट फॉलो किया, सही इंसान चुनने का फिल्टर सेट हो गया और सारे ग्रीन फ्लैग्स भी मिल गए। लेकिन उस व्यक्ति का जो असली डर है वो तो अभी भी वही है ना। उसका डर बुरे हालातों का है, वर्स्ट केस सिनेरियो का है। हाँ बिल्कुल। अगर सब कुछ सही लगने के बाद भी भविष्य में फिर से कोई झूठा केस हो गया तो क्या वो इस डर से कैसे लड़े? यहीं पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे प्री प्रॉब्लम शील्ड या कानूनी ढाल कहा जाता है। ये आपातकालीन तैयारी का वो हिस्सा है जो आपको दिमागी शांति देता है। सीधे शादी के मंडप में जाने से पहले आपको एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना ही होगा। और इस सपोर्ट सिस्टम में सिर्फ परिवार का होना काफी नहीं है, बल्कि कम से कम 2-3 ऐसे भरोसेमंद दोस्त होने चाहिए जो आधी रात को भी आपके साथ खड़े हो सके। बिल्कुल। कम से कम 6 महीने का मजबूत वित्तीय बैकअप होना चाहिए। और जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी स्रोतों में, वो ये कि एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर का संपर्क हमेशा अपने फ़ोन में सेव रखना चाहिए। देखिए, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बेहद व्यावहारिक है। अलग अलग परिस्थितियों से निपटने की एक ठोस रणनीति होनी चाहिए आपके पास। मान लीजिए सबसे बुरी स्थिति आती है, कोई झूठा केस जैसे दहेज प्रताड़ना या 498A का आरोप। जो लोग इस प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि ये इंसान को कितना तोड़ देता है। हाँ, पुलिस का डर, समाज की नजरें और महीनों तक कोर्ट के चक्कर। ऐसे में सबसे पहली सलाह है, पैनिक न करें। अदालतें सबूतों पर चलती हैं, आंसुओं या भावनाओं पर नहीं। बिल्कुल सही है। इसलिए रिश्ते में जब भी कोई बड़ी बहस हो तो कोशिश करें कि वो लिखित रूप में हो, जैसे व्हाट्सएप या ईमेल पर। और सबसे जरूरी, एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी पहले से दिमाग में एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति आर्थिक शोषण की हो सकती है। हाँ। इससे बचने के लिए शुरुआती दौर में जॉइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। शादी से पहले की जो अपनी संपत्ति है उसके सारे दस्तावेज एकदम स्पष्ट रखने चाहिए और नए इन्वेस्टमेंट अपने ही नाम पर रखने चाहिए। और तीसरी स्थिति है ससुराल वालों के अनावश्यक दखल की, जो कि बहुत आम है। बहुत आम है। शुरुआत से ही अपना अलग घर बसाने का फैसला लेना चाहिए। एक बहुत ही स्पष्ट बाउंड्री बनानी चाहिए कि हम दोनों ही अपने जीवन के फैसले लेंगे, ताकि किसी तीसरे व्यक्ति का जहर रिश्ते में ना घुल सके। देखिए, यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है और मुझे लगता है कि ये हमारी पूरी चर्चा का सबसे विवादित हिस्सा हो सकता है। अच्छा, कैसे? मेरी बात ध्यान से सुने। अगर मैं किसी रिश्ते की शुरुआत कर रही हूँ और पहले दिन से ही मैंने एक क्रिमिनल लॉयर का नंबर फोन में सेव कर रखा है, मैं अपनी हर छोटी बड़ी बहस का स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, अपना बैंक अकाउंट अलग रख रही हूँ, तो क्या इस रिश्ते में कोई रोमांस बचेगा? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या प्यार पनप पाएगा? हम किसी के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं या कोई बिजनेस पार्टनर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं? मतलब ये तो प्यार की तौहीन जैसी लगती है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी शंका है आपकी, और बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही गहरा है। वो कैसे? जरा सोचिए, आप गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट क्यों पहनती हैं? इसलिए नहीं कि आप एक्सीडेंट करने का प्लान बना रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए ताकि आप बिना किसी डर के सुरक्षित महसूस करते हुए सफर का आनंद ले सके। सिस्टम होने से डर खत्म होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब तक दिमाग में ये डर बैठा है कि ये इंसान मुझे कानूनी रूप से बर्बाद कर सकता है, तब तक कोई इंसान पूरी तरह से प्यार कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। खौफ और प्यार एक साथ एक ही दिल में नहीं रह सकते। जब आप हमेशा सतर्क रहेंगी, हमेशा दीवारें बना के रखेंगी, तो आत्मीयता कैसे पनपेगी? ये तो है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके पास एक आपातकालीन तैयारी है, एक लीगल शील्ड है, तो आपके अंदर का वो लकवा मार जाने वाला खौफ मर जाता है और बिना डर के ही असली प्यार और विश्वास जन्म लेता है। तैयारी एंग्जाइटी को मारती है और रोमांस के लिए जगह बनाती है। ये नजरिया वाकई में चीजों को देखने का ढंग ही बदल देता है। हाँ। और हर कोई सिर्फ उसका फायदा उठाने के लिए ही करीब आ रहा है। जबकि असलियत इससे काफी अलग है।
समाज में अगर 10 लोग हैं तो उनमें से मुश्किल से 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में चालाक होते हैं और गलत फायदा उठाते हैं। इसी तरह 2 या 3 लोग सच में बहुत अच्छे, सच्चे और निस्वार्थ होते हैं। और बाकी के बचे हुए 4-5 लोग औसत होते हैं जो परिस्थिति और माहौल के हिसाब से अपना बर्ताव तय करते हैं। तो इसका मतलब है कि असली चुनौती उस सही इंसान को पहचानने की है जो उन 2-3 अच्छे लोगों में से हो। बिल्कुल। डर के मारे खुद को दुनिया से काट लेना या हमेशा के लिए अकेलेपन में जिंदगी बिताना तो कोई समाधान नहीं है ना। एकदम सही। और इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा संदेश निकल कर आता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली समीकरण है। वो क्या है? डर और सही सिस्टम का जब मिलान होता है तो वो आत्मविश्वास में बदल जाता है। जब किसी इंसान के पास सही कानूनी, वित्तीय और भावनात्मक रणनीति होती है तो वो दुनिया का सामना एक सहमे हुए पीड़ित की तरह नहीं बल्कि एक परिपक्व और सक्षम व्यक्ति की तरह करता है। ये ज्ञान सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जिसे असल जिंदगी में इतना भयानक कानूनी केस झेलना पड़ा। बिल्कुल, ये सबके लिए है। आज की दुनिया में जहाँ सूचनाओं की बाढ़ है, जहाँ सोशल मीडिया पर धोखेबाजी के किस्से बहुत आम हैं और जहाँ लोगों में भरोसे की भारी कमी हो गई है, वहाँ एक सच्चा रिश्ता तलाशने वाले किसी भी इंसान के लिए ये जानकारी बहुत काम की है। भावनाएं जरूरी हैं, बिना भावनाओं के हम इंसान ही नहीं है। सही बात है। लेकिन एक ठंडी और कठोर व्यावहारिकता ही उन कोमल भावनाओं की रक्षा करती है। यही सच है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बस संयोग से मिल जाता है और अपने आप चलता रहता है, जो कि एक भ्रम है। बिल्कुल, हकीकत यह है कि उससे बहुत सचेत होकर बनाना पड़ता है और उससे भी ज्यादा सचेत होकर उससे बचाना पड़ता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए एक विचार जो लगातार मेरे मन में कौंध रहा है, हम अक्सर फिल्मों और कहानियों में देखते हैं कि प्यार सब कुछ सह लेता है, कि सच्चे प्यार में कोई नियम, कोई शर्तें या कोई सीमाएं नहीं होती। लेकिन क्या सच ये नहीं है कि एक अच्छी तरह से तैयार की गई कानूनी और भावनात्मक बाउंड्री ही वो असली दीवार है जिसके अंदर प्यार बिना डरे खुलकर सांस ले सकता है? बहुत खूब। शायद आधुनिक दौर में सबसे बड़ा रोमांस आंख बंद करके अंधा भरोसा करना नहीं है। शायद सबसे बड़ा रोमांस खुली आंखों से एक दूसरे की हकीकत को स्वीकार करना, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कराना है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में किन रिश्तों को सिर्फ नाजुक भावनाओं के सहारे छोड़ रहे हैं और किन रिश्तों में सुरक्षा का एक मजबूत सिस्टम तैयार किया गया है। और यही वो सवाल है जिसके साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। शायद अगली बार किसी भी रिश्ते के ब्लूप्रिंट को देखते समय ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि क्या उसमें सिर्फ खूबसूरत उम्मीदें हैं या फिर जिंदगी के तूफान से निपटने की कोई ठोस तैयारी भी है। बिल्कुल। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।